तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी एरोमेटिसिटी होती क्या है। तो ये एक फिनोमेना है, ये एक तरह का करैक्टर है कुछ एक कंपाउंड्स का जो बेंजीन और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक दूसरे के साथ या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल बिहेवियर में सेम से है, उनको एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करता है, उनसे उनको सिग्निफाई करता है कि ये इनका करैक्टर जो है डिफरेंट है, इसमें जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होंगी उनमें क्या होंगी, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होंगी। मींस ये डिस्टिंग्विश करता है अभी बेंजीन और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको एलिफेटिक कंपाउंड से। ठीक है, तो जो करैक्टर है ये जिसको हम एरोमेटिक करैक्टर कहते हैं, ठीक है, तो ये हम आज डिस्कसमेंट करेंगे डिटेल में भी क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है ये एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक बिहेवियर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें ध्यान से देखें बेंजीन के स्ट्रक्चर को तो हमें पता है कि बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन की एक रिंग होती है और अल्टरनेट हमारे पास क्या होती है, सिंगुलर डबल बॉन्ड होती है। मीन्स देखने पे तो ये कंपाउंड हमें क्या लग रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लग रहा है। ठीक है, तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसके अंदर वो सारी रिएक्शन होनी चाहिए जो अल्कीन्स में और अल्काइंस में होती हैं, क्योंकि अल्कीन्स भी क्या होती हैं, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होती हैं। ठीक है, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जो भी रिएक्शन हमारी अल्कीन्स में और अल्काइंस में होती हैं वो क्या होनी चाहिए, बेंजीन और बेंजीन लाइक मॉलिक्यूल्स में होनी चाहिए जिनमें हम एरोमेटिक करैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, बट ये देखा गया है कि ऑल्दो इसके अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, मीन्स इट इज हैविंग द हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने के बावजूद भी क्या है कि ये वो रिएक्शंस नहीं शो करते जो अल्कीन्स और अल्काइन शो करते हैं। कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं, सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन जो है अल्कीन्स और अल्काइंस में कॉमनली होती हैं। ठीक है, बट एडिशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो ईजिली नहीं होती हैं। ठीक है, दे रेजिस्ट दी एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो एक तो ये प्रॉपर्टी है। ऑन द अदर हैंड हम बात करें कि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास बेंजीन और बेंजीन लाइक मॉलिक्यूल्स में, वो कौन सी होती हैं, दे शो दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस में तो वहाँ पे क्या होती हैं, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाती हैं, बट इन केस ऑफ बेंजीन हमारे पास वहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो ये था एक मेजर पॉइंट्स में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें इनके साथ, सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है जिसमें हमारे पास अल्टरनेट क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है, और वो चेन भी क्या है, 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 6 कार्बन की चेन है हमारे पास और अल्टरनेट क्या है, हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड है। मीन्स 6 कार्बन एंड 3 डबल बॉन्ड्स, 3 सिंगल बॉन्ड्स वहाँ पे हों। तो यहाँ पे अगर उनको कंपेयर करते हैं तो ये देखा गया है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली स्टेबल। ठीक है, दे आर हाईली स्टेबल एंड वाई दे आर हाईली स्टेबल, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबस्टन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी क्या कहते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और जो हीट ऑफ कंबस्टन है दैट इज लो एंड दे हैव द हाई स्टेबिलिटी। बट इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस इनके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है दैट इज जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो या तो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, जिनसे क्या होता है उनके अंदर जो प्रॉपर एंगल है हमारा जो बॉन्ड का वो मेंटेन हो जाता है। अगर बात करें कि इसमें जो कार्बन है जो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो 3 ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बेंजीन में तो सभी यहाँ पे जो एंगल आते हैं वो कितने आते हैं हमारे पास, इस तरीके से वो हमारे पास परफेक्ट एंगल आ जाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस वो परफेक्ट एंगल यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, और वी कैन से कि जब साइक्लिक रिंग बन जाती है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो वहाँ पे लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और लो हीट ऑफ कंबस्टन है, बट साथ साथ में क्या है इनके पास हमारे पास जो रिंग्स फॉर्मेशन हो रही है वो उसमें स्टेबिलिटी लेके आ रही है।
ठीक है। तो ये सारे कारण जो हैं, ये 3 कारण मैंने बताया आपको। वो चौथा एक कारण ये है कि जब इसमें रिंग्स आ जाती है किसी मॉलिक्यूल में, तो वो रिंग जो है वो या तो फ्लैट होती है, इंटायरली फ्लैट होती है वो, या फिर नियरली फ्लैट होती है, थोड़ा बहुत उसमें डेविएशन हो सकता है। तो वो फ्लैटनेस क्या करती है, उनको प्लेन में लेके आती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो बात करें वो एक प्लेन में स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेन में है। मीन्स अगर हम इसको ऐसे स्टडी करें तो एक तरह से ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे ये प्लेन में आ जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये चेन जो है तो ये प्लेन में नहीं रहती है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है उसके बाद जो एंगल होता है उसमें क्या आता है, ऐसे ये डेविएट करते रहते हैं, ठीक है। नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगी, उसके बाद ये फिर यहाँ मूव कर जाएंगे, तो ये चेन क्या करेगी, मूव कर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे लगे हुए हैं वो प्लेन में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो प्लेन में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी ज्योमेट्री जो प्लेन में आती है, बट हमारे हाइड्रोजन क्या आते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मीन्स ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। बट बेंजीन और बेंजीन लाइक जो मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉर्म है साइक्लिक और फ्लैट और नियरली फ्लैट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सारे कारण जो हैं अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो स्टेबिलिटी की वजह से एक हम इसके अंदर कहते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी आई है दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब हमने एरोमेटिसिटी ही क्यों कहा इसे, क्योंकि ये जो वो कंपाउंड हैं जिनकी हमारे पास जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दी हैविंग द प्लीजेंट स्मेल सो दे आर नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब नाम कहाँ से आया एरोमेटिसिटी, फ्रॉम एरोमेटिक बिहेवियर, ठीक है, एरोमेटिक बिहेवियर। तो व्हाट इज एरोमेटिक, अरोमा प्रोड्यूसिंग, ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर अरोमा प्रोड्यूसिंग। व्हाट इज अरोमा प्रोड्यूसिंग, मीन्स दे आर प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो उनके अंदर क्या आती है, खुशबू सी आती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी होती है, मीन्स वहाँ पे बेंजीन होगी ही होगी, ठीक है। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उनकी अपनी एक फ्रेगरेंस होती है, ओके। तो वो फ्रेगरेंस क्यों आती है, बिकॉज उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग्स होती हैं, तो जिसके कारण हमारे पास क्या आती है वहाँ पे, क्या होती है, स्मेल आती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो क्या करती हैं एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं। उसके बाद चलते हैं हम कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो तो होते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग एटलीस्ट वन, देयर विल बी एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, ठीक है। तो मेन उनके अंदर क्या होगी, हमारे पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी वहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो बेंजीन जैसे होंगे या फिर एटलीस्ट 1 उनके अंदर बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। तो नॉन बेंजीनॉइड कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अब। नॉन बेंजीनॉइड, जीनोइड, बेंजीनॉइड, ओके। तो यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर बेंजीन, दे डू नॉट कंटेन द बेंजीन और बेंजीन टाइप रिंग, ठीक है, स्टिल दे हैव द एरोमेटिसिटी, ठीक है। मीन्स इनके अंदर ना तो बेंजीन रिंग है ना ही वो बेंजीन जैसे हैं, ओके, फिर भी उनके अंदर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो वो हम डिस्कस करेंगे भी क्यों है। तो ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या कह सकते हैं कि ना तो बेंजीनिंग है ना ही वो बेंजीन जैसे हैं, फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर जो है, ये एरोमेटिक जो बिहेवियर है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो अल्टीमेट जो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्लेनेशन आई दैट वाज गिवन बाय हक्कल, और जो आज तक हम इसको क्या कहते हैं यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। हक्कल ने हमारी जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी भी, जिस भी मॉलिक्यूल में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनको हम एरोमेटिक कहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहली थ्योरी आई जिसमें एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो कौन सी थ्योरी थी। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी दैट वाज एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या थ्योरी है, अब नाम से पता लग रहा है, मीन्स उसके अंदर 6 कार्बन या 6 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, ठीक है। एंड दैट थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबिन्सन, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अपने टाइम में बहुत ही इन्होंने नाम कमाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। 1925 के अराउंड इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम रखा उन्होंने एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। अब क्या कहती है थ्योरी, वो कहता है कि अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में हमारे पास जो सारे के सारे जो कार्बन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं
अपने 3 ऑर्बिटल को यूटिलाइज करते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। 2 बॉन्ड तो हर कार्बन बनाता है, किसके साथ? 2 कार्बन के साथ, और 1 बनाता है हाइड्रोजन के साथ। सभी कार्बन के साथ ऐसा ही उसने बोला कि ये चीज़ होती है, ठीक है। और जो एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह गया, जो हमारे पास एक ऑर्बिटल है वहाँ पे रह गया, वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आता है, एरोमेटिक करेक्टर आता है, रिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यही कोई कारण नहीं है कि सिर्फ हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही कंपाउंड्स में हमारे पास बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल में आते हैं जो बेंजीन जैसे हैं। मींस अगर हम बात करें जैसे हमारे पास ये पिरिडीन है, तो पिरिडीन में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन होता है। तो वहाँ पे भी हमारे पास उसने सेम बोला कि वहाँ पे क्या है, जो कार्बन्स हैं और जो नाइट्रोजन हैं वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा है, जो क्या करता है इस रिंग के अंदर रिवॉल्व होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी आती है। सिमिलरली अगर हम बात करें पायरोल की, तो पायरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। एक साइड पे नाइट्रोजन होता है, बाकी 4 कार्बन होते हैं, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नीचे क्या होता है हाइड्रोजन होता है। तो बाकी सभी कार्बन के पास क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 6 रिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसको उन्होंने बोला कि एवरी मॉलिक्यूल इन विच देयर आर एवरी एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए सेक्सटेट मॉलिक्यूल और सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लोज सेक्सटेट। जिसको उसने क्या उसका नाम दिया, इफ द सिस्टम फॉर्म्ड ए क्लोज्ड सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी उसकी थ्योरी। इसके बाद आई हमारे पास रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। जस्ट मिनट। Yes, so second theory was the resonance theory. रेजोनेंस के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है कि क्या होता है इसमें कि अगर हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके चलें तो बेंजीन में रेगुलर क्या होता है, एक हेक्सागन हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, और उसके में हमारे पास क्या होते हैं, 2 हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, ठीक है। एक तो ये बनती है और हमारे पास क्या बनती है, दूसरी ये स्ट्रक्चर बनती है। ये हमारा रेजोनेंस का फिनोमेना है, हम ऑलरेडी इसको डिटेल में स्टडी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्दर उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या करती हैं, मिल के एक थर्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि हमारी इस तरह से बनती है, जो क्या करती है कि सभी प्रॉपर्टीज़ को इसकी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो 151 किलो जाउल पर मोल लेसर एनर्जी की है। किन से, इन दोनों से। मींस दोनों के स्ट्रक्चर तो बराबर है, ठीक है ना, तो दोनों की एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इन 2 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उनसे अगर हम इस मॉलिक्यूल एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो वो 151 किलो जाउल उनसे लेस है। तो मींस यहाँ पे जो हमारी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कर रही हैं, मिक्सअप होके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रही हैं और मॉलिक्यूल को वहाँ पे स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है दैट इज दी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये बोला उन्होंने इसको रेजोनेंस एनर्जी। ये कहते हैं ये जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इंड्यूस दी अनयूजुअल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में अनयूजुअल जो स्टेबिलिटी वो लेके आती है बिकॉज ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसिंग ए रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज हैविंग ए एनर्जी लेस, कितनी लेस, 151.1 किलो जाउल पर मोल, एंड दिस इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी विच इंड्यूस द अनयूजुअल स्टेबिलिटी इन दिस रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी आती है, ओके। जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी और रेजोनेंस हाइब्रिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ओके। तो फर्दर एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने रेजोनेंस के साथ ही इसको एक्सप्लेन किया, उनका नाम था डेवार। तो डेवार ने क्या बोला कि ठीक है, एक हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर होती है, ओके, तो उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड्स भी होती हैं। तो उसने क्या बोला कि इसके पास ये 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो उसने अपनी थ्योरी दी, उसने क्या बोला कि ये जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी आपस में ओवरलैप करते हैं और इस तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे पास इस तरीके का जो मॉलिक्यूल था तो उसमें बॉन्डिंग सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। मींस इसकी और इसके बीच में भी बॉन्डिंग हो सकती है और डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बन सकती है, ठीक है।
थर्ड उन्होंने एक स्ट्रक्चर और बताई कि क्या हो सकता है कि हमारे पास तीसरा भी कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास जो है बॉन्ड इनकी और इनके बीच में बन सकती है। ठीक है, तो उसने बोला कि ये 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी क्या करती हैं, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर स्टेबिलिटी इंड्यूस होती है। बट अगर हम इन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसमें हो क्या रहा है कि ठीक है, ये जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं ये आपस में इनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डबल बॉन्ड बन सकती है यहाँ पे, बट जो कार्बन जो है पैरा टू ईच अदर हैं। ठीक है, ये पोजीशन और ये पोजीशन आपस में पैरा पोजीशन है, ये दो कार्बन जो है पैरा पोजीशन पे हैं उनके पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, इतनी दूर से ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। सेम केस इसमें आता है, सेम केस इसमें आता है। तो मीन्स यहाँ पे जो पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है उनके अंदर हमारे पास इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने की वजह से इन स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो उनका जो यहाँ पे ये काम खत्म हो गया कि नहीं, ऐसा तो स्ट्रक्चर बिल्कुल बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो इनकी वजह से तो एरोमेटिसिटी आ ही नहीं सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दी थी दैट वाज गिवन बाय कैकुले। ओके, तो कैकुले की स्ट्रक्चर से जो है ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया, डेवार के स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हमारी जो थी सेकंड थ्योरी थी। इसके बाद जो है एक और थ्योरी आई जो कि इफेक्टिवली बहुत हम इसको यूज़ करते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो थ्योरी आएगी दैट वुड बी दी यू कैन से जो है हक्कल थ्योरी। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं भी हमारे पास जो ये थर्ड थ्योरी है जिसका नाम है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। पहले जो थर्ड थ्योरी है दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जो बेंजीन है दैट हैज ए रेगुलर फ्लैट हेक्सागन स्ट्रक्चर इन विच द कार्बन इज इन ए स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमें पता है, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी कहता है भी हर कार्बन जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास इस तरीके से दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, तीसरा कार्बन चौथे के साथ, इस तरीके से सभी कार्बन क्या करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और हर एक कार्बन क्या करता है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि फर्दर जो हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो वो p ऑर्बिटल जो है इस तरीके से हमारे पास हर कार्बन में पड़े हुए हैं, उनके अंदर क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर उसने बताई। अब उसने क्या बोला कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ये 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज पड़े हुए हैं तो ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये 2 ऑर्बिटल क्या करेंगे आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ से ये ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ऐसा होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगी दैट वुड बी दी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये बेंजीनिंग बन गई है। अब ये जो ऑर्बिटल हैं ऑरेंज कलर में जो मैंने शो किए हैं दैट आर अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनी हुई हैं दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हमारे पास ओवरलैपिंग हुई हुई है, 2 साइड पे कार्बन के साथ, 30 साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ। हर कार्बन में ऐसा है। दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या बोली भी जरूरी नहीं है कि ये जो ओवरलैपिंग है इस साइड ही हो, ये ओवरलैपिंग क्या है दूसरी साइड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इस साइड से भी ओवरलैप कर सकता है, इस साइड से ये ओवरलैप कर सकता है और इस साइड से ये ओवरलैप कर सकता है। जब ये ब्लू वाली ओवरलैपिंग होगी तो ये रेड वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब वो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल में शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है इनके अंदर भी क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है। तो उस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो जो बॉन्ड है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बॉन्ड यहाँ रहेंगी, यहाँ बन जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कभी इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आती है वो होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये रिवॉल्व करता रहता है, कभी ओवरलैपिंग किसके साथ हो जाती है, कभी ओवरलैपिंग किसके साथ हो जाती है। तो इस वजह से भी हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल में क्या आती है, एरोमेटिसिटी आती है। तो उसने वहाँ पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट लिया। ठीक है, इस थ्योरी ने सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल का कंसेप्ट लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल अरेंजमेंट दे हैव समटाइम दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दे हैव समटाइम दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्टीमेटली दे हैव दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, सो यू कैन से दिस इज द एक्चुअल ओवरलैप फॉर्मिंग डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट आर डीलोकलाइज्ड, जो p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बन रही है दैट आर
यू कैन से विद डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ओके, सो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वो कहते हैं ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए एरोमेटिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास जो फोर्थ थ्योरी है, दैट इज द हक्कल थ्योरी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। और ये थ्योरी वेल अडेप्टेड थ्योरी है, इसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसने। तो क्या कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास और इस थ्योरी को हम डिफरेंटली सिंपली एक क्या कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, पाई थ्योरी और पाई रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रूल, और 4n+2 पाई थ्योरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या क्या थ्योरी कहती है कि एरोमेटिसिटी है किसी भी मॉलिक्यूल में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टर्म दैट इज द हक्कल पाई रूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हक्कल रूल। ओके, तो उसकी वजह से आती है। अब ये कहता क्या है, ये थ्योरेटिकली एक ड्राइव किया था बेस्ड अपॉन दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो ऊपर हमने थ्योरी डिस्कस की उसके बेस पे ही हक्कल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस भी मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो फर्दर उसने कुछ आगे पॉइंट्स लिखे, सिर्फ यही पे एक पॉइंट नहीं था, 3-4 उसके पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बोला कि ये वहां पे जरूरी है, कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एरोमेटिक होंगे, दे शुड हैव प्लेनर और नियरली प्लेनर ring having cyclic cloud of delocalized pi electron above and below the plane of the entire ring। ठीक है, means there should be a planar or nearly planar। ओके, तो ये वहां पे जरूरी है कि वहां पे प्लेनर और नियरली प्लेनर क्या होना चाहिए, एक रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके रिंग के अबव एंड बिलो क्या होना चाहिए हमारे पास, एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। ठीक है, जिस किसी में ऐसा होगा तो वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी उसकी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल्स में, दैट मस्ट कंटेन द टोटल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है अबव एंड बिलो, तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे होने चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 0 ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे मीन्स उस एरोमेटिक सिस्टम में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर अगर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4+2 दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। या फिर क्या होगा हमारे पास वहां पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मीन्स ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 14 पाई, 18 पाई एंड सो ऑन, इस तरह का कोई सिस्टम होगा तो उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ एक मॉलिक्यूल्स को देखें यहाँ पे, जैसे हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन में हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं और ये होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो है देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, मीन देयर आर ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, एक पाइल में 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 3 पाई बॉन्ड्स है, तो 3 पाई बॉन्ड्स मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो बेंजीन क्या हुआ, एक एरोमेटिक हो गया। इस तरीके से अगर बात करें पायरोल की, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वो एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या करते हैं, हमारे पास रेजोनेंस में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, यहाँ पे घूमती रहती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ओके, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसको हम नैप्थलीन कहते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम नैप्थलीन कहते हैं। तो इसमें अगर हम काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, सिमिलरली 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, टोटल क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मीन्स वो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने सिस्टम देखने हैं कि जिनके अंदर हमारे पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या फिर 6 पाई हो, 10 पाई हो, और 14, 18 और एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे पास क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे।
तीसरी जो कंडीशन थी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होने चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम में भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो कंजुगेटेड सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कंजुगेशन हो ना हो, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको हम एरोमेटिक करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे क्या होगा कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वहाँ पे शो हो रहा होगा, बट वहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। तो 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, फ्लैट और नियरली प्लेनर, एंड दे हैव अबव एंड बिलो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकेंड, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अबव एंड बिलो है, दैट शुड हैव द टोटल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, और थर्ड इज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट शुड बी इन दी कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, मीन्स वो आपस में एक दूसरे के कंजुगेशन में होने चाहिए। तो तब जाके ये तीन कंडीशन जिस भी किसी मॉलिक्यूल में सेटिस्फाई होती होंगी, उस मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एरोमेटिसिटी का फिनोमेना। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो ये कंसेप्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट मैनी कंपाउंड कंटेन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मीन्स क्या है, अभी कुछ एक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है, और वहां पे एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर बात करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है या फिर वाटर है। अब वाटर अगर हम लेते हैं तो वाटर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सपोज हम अगर 1 मोल वाटर की बात करते हैं तो 1 मोल वाटर में हम जानते हैं कि वहां पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, वाटर के। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर की डिस्कस करें तो वहां पे क्या है कि ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मींस जो हाइड्रोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बिकॉज ऑफ दिस द बॉन्ड बिकम्स अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, सब पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर आ गया, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव करैक्टर आ गया। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, फर्दर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये फर्दर अगले वाटर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि उनके अंदर एक हमारे पास टेम्परेरी जो है बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करते हैं हम, कि वो बॉन्ड जो कि हमारी जो बनती है हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, द बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से कह लो भी टेम्परेरी कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ये बनेगी कब, जब हमारे पास, ध्यान रखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और वो कौन कौन से होंगे, जो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, इन 3 एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां पे जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब ये नहीं बोलना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रही है ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दैट इज ए प्योर सिग्मा बॉन्ड, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड दैट molecule is a that bond is a covalent bond and this molecule is a covalent molecule। ठीक है, तो इसको हम polar covalent molecule भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात आ गई कंडीशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया अभी इफेक्टिव जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसकी स्ट्रेंथ है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी हमारे पास जो एटम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे कम आता है, और जो नाइट्रोजन है वो उससे भी कम आता है। ठीक है, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन से भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करेगी वो हम डिस्कस करने लगे हैं। जस्ट मिनट। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है, एक ये कंडीशन जरूरी है, नेगेटिविटी ऑफ एटम। ओके, जितना ज्यादा कोई एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके अंदर क्या होगी, हमारे पास
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास एटम का साइज जो छोटा है, मीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज छोटा है, तो उसके अंदर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, स्मॉल साइज ऑफ द एटम। तो ये भी दूसरी कंडीशन है। ठीक है, जिस भी एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसलिए नॉट ओनली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, ठीक है, बट द साइज ऑल्सो शुड बी स्मॉल। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों करैक्टर आ जाएंगे तो वो क्या रहेगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है बाकी सभी मॉलिक्यूल्स, बाकी सभी एटम से क्या है, सबसे छोटे हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो इन तीनों एटम्स के साथ ही हमेशा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। मींस अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HF का और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है दूसरे HF मॉलिक्यूल से, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव करैक्टर है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी एज कम्पेयर टू जो बॉन्डिंग क्या हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रही है। ठीक है, तो इसके केस में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ना पार्शियल नेगेटिव करैक्टर है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम कंपेयर करते हैं अमोनिया का केस लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी दैट वुड बी दी वीकर। ठीक है, वीकर इन द सेंस ये नहीं है कि ये बड़ी जल्दी टूट जाएगी। अगर हम इन तीनों का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे वीकर होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखना है और साइज को ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में ज़्यादा रहेगी। अब आती है कौन कौन सी टाइप की हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो टाइप की हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास एक तो इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मॉलिक्यूल है कि जो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो रही है। मींस अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में हमारे पास इस तरह का कोई ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका H और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी जाएगी, आगे भी जाएगी। तो इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। ये तो होगी इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है एक ये, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये चीज़ है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोफिनोल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे बेंजीनिंग है, दैट इज ए नाइट्रोफिनोल। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं, साइड बाय साइड लगे हुए, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है कि जो अल्कोहल का H है और जो नाइट्रो का ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। ठीक है, उसी मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या है, H है, उसी मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, उसका ही H उसी के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड होता है, तो उसके अंदर भी क्या होती है, हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसमें भी क्या होता है, एक हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सैलिसिलिक और सैलिसिलिक एसिड में भी सेम होता है, तो वहाँ पे क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये है सैलिसिल्डिहाइड। इसी तरह से अगर हम बात करें सैलिसिलिक एसिड में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। ओके, तो ऐसी जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, और इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो 2 मिनट है, हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है कि एसोसिएशन। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे।
एसोसिएटेड रहने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे उनकी पास जो उनकी स्ट्रेंथ है और जो कैसे भी उनकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो वो गैसेस स्टेट में हो सकते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो लिक्विड या फिर आइस में भी हो सकते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारा तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिक्विड वाटर की बात करते हैं या वाटर हमारे पास जो सॉलिड है आइस की बात करते हैं, तो आइस और लिक्विड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अभी सॉलिड वाटर में आइस में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल वैसे भी एक दूसरे के क्लोज हैं और वहाँ पे वो मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह फिक्स्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। और यही कारण भी है कि इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे क्या होता है कि जो हमारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए पहले हमें ये हीट देनी पड़ेगी, जब ये टूट जाएंगे तो इनको फिर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो डबल हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, खास करके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। और थर्ड थिंग जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, अगर किसी मॉलिक्यूल की सॉल्वेंट के साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है तो वो उस सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करना है, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल ईजिली जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और इस तरीके से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का वो भी क्या करता है, नेक्स्ट जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट में ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं।